नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कविंद्र और हेडलाइन देखें, लेकिन उससे पहले एक अहम जानकारी और सुझाव कि जो अब तक आप कर रहे थे कोरोना से बचने के लिए, यानी कि जो एहतियाती कदम आप उठा रहे थे उनका आप पालन करते रहिए। और यही कोरोना की अभी फिलहाल दवा कह सकते हैं जो आपको बचा सकती है कोरोना संक्रमण से, खुद को और दूसरों को। और अब बात हेडलाइंस की। भारत में श्रम, शिक्षा और कृषि से जुड़े सुधारों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिला बढ़ावा। इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री का कनाडा के कारोबारियों को न्योता, कहा निवेश के लिए भारत दुनिया में सबसे अच्छा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए आज से जन आंदोलन की शुरुआत की। मास्क पहनने, हाथ धोने और 2 गज की दूरी का सख्ती से पालन करने की अपील। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 85.25%। अब तक 58 लाख से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात। सक्रिय मामलों की संख्या 9,02,000 के पार। आन बान और शान के साथ मनाया गया भारतीय वायुसेना का 28वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर राफेल समेत कई लड़ाकू विमानों ने किया शौर्य और शक्ति का रोमांचक प्रदर्शन। बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव के लिए कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। चुनावी राज्यों में जनसभाओं के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा निर्देश। कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से करना होगा पालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में निवेश करने का सबसे अनुकूल इस वक्त माहौल है। यहां लोकतंत्र है, स्थायी सरकार और निवेश की भरपूर संभावनाएं भी। कनाडा के निवेशकों से इन्वेस्ट इंडिया वर्चुअल सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में जीवंत लोकतंत्र, राजनीतिक स्थिरता और निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल नीतियां हैं और साथ ही पेशेवर मानव संसाधन भी। There is an opportunity for everyone, institutional investors, manufacturers, supporters of innovations, ecosystems, and infrastructure companies. There is an opportunity to invest, to set up units and to run businesses. There is an opportunity to partner with our private sector and with the governments. There is an opportunity to earn as well as learn. Not only that, as well as to lead. There is an opportunity to grow. पीपीई किट का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और वैक्सीन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत कोविड-19 महामारी के बीच दुनिया के 150 देशों को जरूरी दवाएं भी मुहैया करा रहा है। India is playing the role of the pharmacy to the world. We have provided medicine to around 150 countries so far during this pandemic. During March, June of this year, our agriculture export rose by 23%. This happened while the entire country was stringent lockdown. Today, our manufacturing is running on full stream. प्रधानमंत्री ने निवेशकों के लिए बने अनुकूल माहौल का भी जिक्र किया। उन्होंने कॉरपोरेट, श्रम, शिक्षा और खेती के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन सुधारों के चलते कारोबार करने की परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं और भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में ऊपर आया है। The India story is strong today and stronger tomorrow. Let me explain how. Today,
The FDI regime has been very well liberalized. We have created a friendly tax regime for sovereign wealth and pension funds. We have undertaken significant reforms for developing a robust bond market. We have come up with incentive schemes for champion sectors. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अफगानिस्तान प्रमुख डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और अफगानिस्तान में चल रहे शांति के प्रयासों के प्रगति के बारे में जानकारी ली। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने मुलाकात के बाद ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहा में चल रही अफगानिस्तान शांति वार्ता की प्रगति का जायजा लिया और शांति के लिए चल रहे प्रयासों के लिए अब्दुल्ला अब्दुल्ला को भारत के प्रधानमंत्री ने समर्थन का भरोसा भी दिया। इससे पहले अब्दुल्ला अब्दुल्ला की मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से हुई। अजीत डोभाल ने मुलाकात के दौरान कहा कि भारत स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान के पक्ष में है, जहां आतंकवाद के लिए कोई जगह न हो। करीब 19 वर्षों के युद्ध के बाद अब अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच दोहा में शांति वार्ता हो रही है। युद्ध से बर्बाद हो चुके अफगानिस्तान के विकास में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भारत करीब अब तक $300 करोड़ का निवेश कर चुका है। Dr. Abdullah briefed Prime Minister on the Afghan peace process and on the ongoing talks in Doha. And PM reiterated our commitment towards sustainable peace and prosperity in Afghanistan and welcomed efforts towards a comprehensive and permanent ceasefire in Afghanistan. कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशव्यापी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ की सफाई पर खास जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और सभी के सामूहिक प्रयास से अनेक लोगों की जान अब तक बचाई जा सकी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इन प्रयासों को बरकरार रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। आने वाले त्योहारों, सर्दियों और आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। ट्वीट के जरिए अभियान का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने, 2 गज की दूरी का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह गति बनाए रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा। इस आंदोलन का उद्देश्य जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना यानी कोविड-19 पर सजग व्यवहार को जन आंदोलन बनाना है। यह कम लागत वाला अधिक प्रभावकारी अभियान है जिसमें मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी का पालन करने और हाथ धोने की प्रक्रिया से जुड़े संदेश शामिल किए गए हैं। कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सावधानी की आवश्यकता है और यह संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए यह मुहिम चलाई जा रही है। सहजता से समझ में आने वाले संदेशों को आम भाषा में लिखा गया है। सभी मीडिया मंचों का इस्तेमाल करते हुए देश के सभी भागों में संदेशों को पहुंचाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। जागरूकता फैलाने के लिए नियमित रूप से मोबाइल वैन भी चलाई जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान को सुरक्षा मंत्र मानकर न सिर्फ स्वयं को सुरक्षित रखें बल्कि अपने परिजनों, दोस्तों और सहकर्मियों को भी सुरक्षित रखें। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से तभी लड़ा जा सकता है जब सभी देशवासी एक साथ आएं। उन्होंने लोगों से इस जन आंदोलन से जुड़ने और सभी को इस महामारी के प्रति जागरूक कर कोरोना मुक्त भारत बनाने में अहम भूमिका निभाने की अपील की है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 83,000 से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। वहीं कोविड के चलते मृत्यु दर 1.5% है, जो दुनिया के सबसे कम दरों में से एक है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 85.23% हो गई है।
भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे लोगों की संख्या के 6 गुना से भी ज्यादा है। पिछले 5 दिन के नए मामलों और ठीक होने के आंकड़ों पर नजर डालें तो नए केसेस की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ी है। नए मामले 80,000 से कम आ रहे हैं, जबकि रोजाना 75,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह की अगर हमने छोटी इन सावधानियों के ऊपर हमने ध्यान दिया तो हमें पूरा विश्वास है कि कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है इसको हम खत्म करने में बहुत जल्दी सफल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते एक दिन में 83,011 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 58,27,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 78,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 68 लाख को पार कर गया है। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 971 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1,05,526 लोगों की जान कोरोना से गई है। अभी देश में कोरोना के 9,02,425 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का 13.2% है, जबकि मृत्यु दर 1.5% है। ICMR के मुताबिक बुधवार को करीब 12 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक कुल 8,34,65,975 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 88वें भारतीय वायुसेना दिवस के मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में भारतीय वायुसेना की आन बान और शान देखने को मिली। वायुसेना के जांबाज जवानों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए और इस बार एयरफोर्स के बेड़े में राफेल को भी शामिल किया गया था। राफेल के अलावा वायुसेना के कई दूसरे लड़ाकू विमानों ने इस दौरान अपनी ताकत भी दिखाई। आसमान का सीना चीरते और हवा में हैरत अंगेज करतब दिखाते वायुसेना के जाबाज। वायुसेना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के हैरत अंगेज करतबों ने लोगों को रोमांचित कर दिया। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश और वायुसेना के सामने साइबर और ड्रोन थ्रेट जैसी कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि राफेल, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। The recent induction of state-of-art Rafale, Chinook and Apache aircraft have added significantly to our combat capability over our adversaries in the battlefield. Our offensive strike capability has been honed further with upgradations of our aircraft, with weapon systems and sensors, ably supported by a networked decision-making matrix. RKS भदौरिया ने कहा कि वायुसेना ने कोविड काल के दोस्त पड़ोसियों को हर संभव मदद दी है। वायुसेना के परिवहन विमानों ने फंसे हुए विदेशियों को उनके घरों तक सुरक्षित तो पहुंचाया ही, वहीं पड़ोसियों को राहत सामग्री समेत दूसरी मदद भी मुहैया कराई। As the novel coronavirus spread rapidly across the globe, our nation's response was firm, and IF on its part instituted various proactive measures to counter the spread and minimize the disruption in our functioning. We deployed our transport and helicopter aircraft promptly during the lockdown to support COVID-19 tasks, pan-India as well as abroad, wherein we flew almost 750 hours, including many missions to bring back stranded Indians across the globe. इस बार हिंडन एयरबेस पर आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा एयरफोर्स के बेड़े में शामिल राफेल लड़ाकू विमान। राफेल के साथ 3 फॉर्मेशन में जगुआर लड़ाकू विमान भी रहे, जिन्होंने आसमान में ऊंची उड़ान भरी। वहीं स्वदेश निर्मित विमान तेजस ने आसमान में अपना दम दिखाया।
राफेल लड़ाकू विमान के अलावा सूर्य किरण टीम ने एक बार फिर आसमान में अपने करतब दिखाए। इस टीम के तहत कई लड़ाकू विमान आते हैं जो दुश्मन को वक्त रहते ही ध्वस्त कर सकते हैं। वायुसेना दिवस के मौके पर चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, ग्लोब मास्टर, सुखोई समेत कई लड़ाकू विमानों ने अपना दम दिखाया। वायुसेना दिवस के मौके पर 2 चिनूक हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट में भाग लिया। वायुसेना प्रमुख ने इस मौके पर कई वायु वीरों को सम्मानित किया, जिनमें वो जवान भी शामिल रहे जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि राफेल, अपाचे और चिनूक को शामिल करने के साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भारतीय वायुसेना को और अधिक सामरिक उसे ताकत मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के वायु सैनिक उत्कृष्टता और साहस के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने युद्ध और शांतिकाल दोनों ही में देश को गौरवान्वित महसूस कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वायुसेना के बहादुर योद्धा न केवल देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायु योद्धाओं और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना की 88 साल की यात्रा समर्पण, त्याग और उत्कृष्टता की रही है। ये आक्रामक और अजेय मानी जाती है। लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति की आज बैठक हुई। कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 और कोल ब्लॉक्स एलोकेशन रूल्स 2017, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत नियमों से जुड़े हर पहलू को रखा। इसमें वो नियम शामिल थे जो समय समय पर कानून में संशोधन के बाद बने थे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा आज खत्म हो गई। आज से 20 दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को प्रदेश की 243 में से 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के पर्चों की जांच कल होगी और 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी तेज हो रही है। बीजेपी और जेडीयू से अलग होकर चुनाव मैदान में उतरी लोक जनशक्ति पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने 42 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इनमें हाल ही में बीजेपी से एलजेपी में शामिल कई नेताओं का नाम भी शामिल है। इस बीच बिहार में एक और राजनीतिक मोर्चा खड़ा हुआ है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने थर्ड फ्रंट का ऐलान किया। थर्ड फ्रंट में आरएलएसपी और एआईएमआईएम के अलावा बहुजन समाज पार्टी, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, जनतांत्रिक पार्टी समाजवादी भी शामिल होंगे, जो मिलकर विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देंगे। फ्रंट के संयोजक समाजवादी जनता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख देवेंद्र यादव होंगे और उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद का चेहरा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने 42 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। इसी के साथ महाराष्ट्र की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि वो भी बिहार में चुनाव लड़ेगी। पार्टी की तरफ से कुल 40 स्टार प्रचारक होंगे। शरद पवार पार्टी के स्टार कैंपेनर होंगे। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव 28 अक्टूबर से शुरू होंगे, वहीं मतगणना 10 नवंबर को होगी। पहले चरण में 71 सीटों पर 3 नवंबर को, दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव होने हैं। तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
कोरोना काल में हो रहे चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक अब खुले मैदान में चुनावी रैली में लोगों के शामिल होने पर कोई रोक नहीं होगी। वहीं बंद स्थानों पर हॉल की क्षमता के 50% से कम लोग ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि सभी राजनीतिक आयोजनों में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। वहीं राजनीतिक रैली का आयोजन कंटेनमेंट जोन में नहीं हो सकता। इससे पहले अनलॉक 5 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद सभी तरह के आयोजनों को कुछ प्रतिबंधों के साथ करने की छूट दी थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने नेता की हत्या के विरोध में कोलकाता में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया। साथ ही उन्होंने सचिवालय की ओर बढ़ने की कोशिश की और कोलकाता पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और इस दरमियान बल प्रयोग भी किया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में कुछ दिन पहले नगर निकाय पार्षद मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उनसे प्रायोजित है। विरोधियों को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए हत्या की एक बार माध्यम लेकर के हिंसा के माध्यम से बीजेपी को रोकने का प्रयास हो रहा है। सारे रास्ता खुला हुआ है, हम भी देख रहे हैं। हम जरूरत पड़ने से हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट जा करके और सीबीआई और का इंक्वायरी मांगेंगे, डिमांड करेंगे। This was a very peaceful protest. But the police of West Bengal, who are today functioning as puppets of Mamata Banerjee and have inflicted barbaric damage on our Karyakartas. भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अपनाने की बात कही है। यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के उपायों को लेकर हुई बैठक में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार किया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों की पहचान कर उन्हें भी सजा दी जाए। पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि वो पाकिस्तान जैसे आतंकवाद को पनाह देने और पालने वाले देशों के खिलाफ कड़ा कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपायों को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बैठक में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव येदला उमाशंकर ने ये मांग रखी। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को दूरसंचार और धन जुटाने की आधुनिक तकनीकों के अलावा दूसरी नई तकनीकें भी मिल रही हैं, जिससे वो बम बनाने और तबाही के दूसरे कामों को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि आतंकवादी बिना किसी देश की सहायता के ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में ज़रूरत है कि आतंकवादियों को साथ देने वाले देशों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को भारत की तरफ से लाए गए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पर सहमत होना चाहिए। भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और सदस्य देशों को आतंकवाद के शिकार लोगों के अधिकारों को भी समझना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक आतंकवाद से पीड़ित लोगों के प्रति देशों की भूमिका भी तय होनी चाहिए। ये समझना ज़रूरी होगा कि आतंकवाद के शिकार लोगों में सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। अब वक्त आ गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जैसा वैश्विक कानूनी ढांचा तैयार कर इस पर लगाम लगाई जाए। इस तरह से हमें आतंकवाद से वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने के लिए एक कानूनी आधार मिलेगा और सभी सदस्य देशों के पास आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहुपक्षीय मंच होगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। साल 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस को दिया गया है। स्वीडिश अकादमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए ये सम्मान दिया गया है। 1943 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई लुइस स्वतंत्र रूप से लिखने के अलावा येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर रही हैं। इससे पहले उन्हें पुलित्जर समेत कई और पुरस्कार मिल चुके हैं। कवयित्री लुइस ने 1968 में फर्स्ट बॉर्न के साथ अपनी शुरुआत की और जल्द ही अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में शामिल हो गई। उन्होंने 12 कविताओं का संग्रह और कुछ निबंध प्रकाशित किए हैं।
लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि है। जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1974 में सरकार को चुनौती देते हुए संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर चंडीगढ़ में बंदी बनाकर रखा गया। 8 अक्टूबर साल 1989 में पटना में अपने आवास पर उनका निधन हुआ। साल 1999 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मातृभूमि के लिए समर्पण अनुकरणीय था। स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के विरुद्ध उनका संपूर्ण क्रांति का विचार हर देशवासी के लिए सदैव एक प्रेरणा का केंद्र रहेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र पर हुए सबसे बड़े आघात आपातकाल के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का उद्घोष देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते आते आपको फिर से याद दिला दें कि कोरोना से संक्रमण से कैसे बचना है और कैसे इसको फैलने से रोकने में वो उपाय जो अब तक आप अपना रहे थे कारगर हैं, उनको अपनाते रहिए, भूलिए।